इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंडिया है वो किस तरीके से वर्ल्ड से कनेक्टेड है। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। तो इंडिया जो है उसका लगभग सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में। जैसे कि यहाँ पे जो है हमारी ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं और यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो हैं। और अगर पूरे एशिया के अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो लगभग बीच में पड़ रहा है। और जो इंडिया है वो एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये साउथ में पड़ रहा है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। जो इंडिया है वो एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में पड़ता है और इसे हम साउथ एशियन कंट्री जो है वो भी कह सकते हैं। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. वो वाले रूट्स जो कि इंडियन ओशन से होते हुए जाते हैं और जो यूरोप की कंट्रीज और ईस्ट एशियन नेशंस को जोड़ते हैं, तो ऐसे रूट्स के बीचों बीच लगभग इंडिया जो है वो पड़ता है। राइट, मतलब कि यहाँ पे हमें पता है यूरोप है इसके ऊपर, राइट। और इस तरफ हमारी जो ये ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो इनके बीच में जो हमारे ये सी रूट पड़ रहा है, हमारा जो इंडियन ओशियन का रूट पड़ रहा है, तो उसके बीच में भी इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि आप ये जो डॉटेड लाइंस हैं वो देख सकते हो, ये सी रूट्स दिखाए हुए हैं। और इन डॉटेड लाइंस में देख सकते हो कि इंडिया किस तरीके से कनेक्टेड है। अगर यहाँ से कोई आ रहा है तो वो इंडिया पे रुक सकता है, और इस तरीके से इंडिया जो है वो इन लोगों के बीच में एक जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो बनता है यूरोप के और ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में। Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast. अब देखो इंडिया की जो लोकेशन है वो ऐसी है कि इंडिया, जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था कि एक तरीके से इंडियन ओशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और क्योंकि इंडियन ओशन में इसकी इतनी सिग्निफिकेंट लोकेशन है, उसकी वजह से क्या है, इंडिया बहुत ही अच्छे से जो वेस्ट में कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, उनसे वो अपने वेस्टर्न कोस्ट कोस्ट से, तो ये वाला जो कोस्ट लाइन है इससे वो इस तरफ की कंट्रीज से कनेक्ट कर पाता है, और जो ईस्टर्न कोस्ट है उससे वो साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न जो नेशंस हैं, ईस्टर्न एशिया के जो नेशंस हैं उनसे कनेक्ट कर पाता है। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is the India's eminent position in Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. अब कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है इंडियन ओशन में जिसकी की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन हो जितनी की इंडिया की है। और क्योंकि इंडिया की इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है इंडियन ओशन में, तो हम कह सकते हैं कि जो इंडियन ओशन का नाम पड़ा है इंडिया के ऊपर, उसको हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी जस्टिफाइड है, क्योंकि इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है इंडियन ओशन में। तो अकेला ऐसा ओशन है जिसका कि नाम किसी कंट्री के ऊपर रखा गया है, इंडियन ओशन, और इसे हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही रखा गया है क्योंकि इंडिया एक प्रोमिनेंट जो पोजीशन है यहाँ पे लिए हुआ है। Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। अब देखो 1869 में यहाँ पे एक स्विस कैनाल जो है वो खोली गई। स्विस कैनाल जो है उसकी पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे स्विस कैनाल है। अब देखो जब ये कैनाल नहीं थी तो यहाँ पे लैंड मास है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो हम अगर ट्रैवल करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे पानी के थ्रू। अगर हम यहाँ से अपनी शिप वगैरह लेके आते हैं तो हमें यहाँ पे ज़मीन मिलेगी, और अगर ये ज़मीन हट जाए तो हम सीधे वापस सी में कनेक्ट होके यूरोपियन कंट्रीज तक इजीली पहुँच सकते हैं। तो इसीलिए जो स्विस कैनाल है उसे खोला गया ताकि ये जो ट्रैवलिंग है, जो रूट है वो और थोड़ी ईजी हो जाए। तो पहले इंडिया को किस तरीके से जाना पड़ता था, इंडिया को अगर ट्रैवल करना है या फिर किसी को इंडिया में आना है तो उसे ये रूट अपनाना पड़ता था कि वो इधर से होके अफ्रीका जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसके नीचे से होकर इस तरफ से वो यूरोप पहुंचते थे। अब क्योंकि स्विस कैनाल है यहाँ पे, तो इससे क्या होगा कि अगर किसी को इंडिया आना है या जाना है तो वो स्विस कैनाल से होते हुए यूरोप आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, और यूरोप से भी वो इसी तरीके से आ सकता है। तो ये जो डिस्टेंस था पहले इस तरीके से जाके कवर करना पड़ता था, और अब ये जो डिस्टेंस है वो 7,000 किलोमीटर से कम हो गया है, और बहुत ही कम टाइम में अब हम इजीली यूरोप से कनेक्ट कर सकते हैं। India's contacts with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts.
अब ऐसा नहीं है कि जो इंडिया है वो अभी ही दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ है, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में उनसे कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं है, बहुत ही पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम से इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करता आ रहा है। पुराने टाइम में हमारी जो ट्रेड है वो होती थी दूसरे कंट्रीज़ के साथ, कल्चर जो है वो एक्सचेंज हुआ है। मतलब कि पुराने टाइम से ही इंडिया जो है वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट में था। बट ये जो कॉन्टैक्ट है वो पहले वाले टाइम में लैंड रूट के थ्रू ज़्यादा था, मतलब ज़मीन से लोग आते जाते थे। जो पानी के थ्रू है, ये जो समुद्र के थ्रू है, वो लोग इतना नहीं आते थे उस टाइम तक। ये रूट्स वगैरह जो है वो डेवलप नहीं हुए थे, और जब तक बोट डेवलप नहीं हुई थी, जो शिप्स वगैरह हैं वो अगर इन्वेंट नहीं हुई थी, तब तक तो फिर सिर्फ और सिर्फ लैंड रूट ही इस्तेमाल होता था। तो जैसे ही ये सारे रूट्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए, शिप्स वगैरह की इन्वेंशन हुई, तो उसके साथ साथ धीरे धीरे जो मेरी टाइम वाले रूट्स हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो गए। तो इंडिया के कॉन्टेक्ट्स तो हैं वर्ल्ड से बहुत पहले से, बट जो लैंड वाला रूट है वो शुरू में यूज किया जाता था, और फिर बाद में जो मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स हैं वो बने। मतलब कि समुद्र के रास्ते लोग बाद में आना शुरू हुए हैं। The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time. तो जो हमारे नॉर्थ में बहुत सारे पासेस हैं, पासेस क्या होते हैं, जैसे ये दो पहाड़ हैं, तो इन दो पहाड़ के बीच में ये वाला जो गैप है इसको हम पास कहेंगे, क्योंकि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो पूरा पहाड़ चढ़ के आप जाओ, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि इन दो पहाड़ों के बीच में जो गैप है आप उसको यूज कर सकते हो, तो ये वाला जो गैप है, ठीक है, इसको हम पास कहते हैं। तो इन पासेस के थ्रू लोग इंडिया में आते थे नॉर्थन साइड से, और बहुत लंबे टाइम तक लोगों ने ये लैंड रूट ही इस्तेमाल किया है, और बाद में उन लोगों ने लोग जो हैं वो ओशन से आना शुरू हुए हैं। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since the ancient times. और ये जो रूट्स हैं इन्होंने बहुत ही पुराने टाइम से किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन दिया है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। अब अगर कोई हमारे देश में आएगा तो वो अपने आइडियाज़, अपने कल्चर लेके आएगा, वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से ड्रेस पहनते हैं, क्या उनकी भाषा है, क्या उनके आइडियाज़ हैं, वो सब वो यहाँ लेके आएगा। और जब वो यहाँ कुछ दिन रहेगा तो यहाँ के लोगों से कुछ सीखेगा कि यहाँ पे लोग किस तरीके से रह रहे हैं। फिर जब वो अपने घर वापस जाएगा तो वो वहाँ के लोगों को यहाँ की चीज़ें सिखाएगा, इंडियन चीज़ें सिखाएगा, और यहाँ पे आके वो अपनी बातें सिखाएगा कि हम ऐसे रहते हैं। तो इस तरीके से जो कल्चर हैं वो एक्सचेंज होते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं। The ideas of Upanishads and Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. So इन रूट्स के थ्रू, भले ही वो लैंड रूट्स हों, ओशियन रूट्स हों, इनके थ्रू क्या हुआ है, इंडिया के जो आइडियाज़ हैं, जो उपनिषद वगैरह हैं, रामायण है, हमारी पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ जो इंडियन न्यूमरल्स हैं, जो इंडिया का नंबर सिस्टम है वो, डेसिमल सिस्टम है वो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन रूट्स के थ्रू वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स तक, दूसरे कंट्रीज तक पहुँच पाए हैं। तो ये कैसे हुआ, जब जो कोई ट्रेडर है हमारे कंट्री में आ रहा है, कोई भी पर्सन अगर दूसरे देश से हमारी कंट्री में आ रहा है तो वो अपनी चीज़ें भी हमें सिखाएगा और हमारी चीज़ें भी वो सीख के बाहर ले जाएगा। द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। तो इंडिया के जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जो मसाले हैं इंडिया के, तो उनको खरीदने के लिए वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से लोग आते थे। मुस्लिन जो है, मतलब कि ये एक कॉटन टेक्सटाइल है, तो जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल है वो भी पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम से पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस रही है। तो मुस्लिन जो है वो एक तरीके का कपड़ा है जिसमें लोग जो है ट्रेड करते हैं। तो इसी तरीके के जो और सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो मर्चेंडाइज हैं, उन्हें लोग इंडिया में खरीदने आते थे और उनसे ट्रेड करने के लिए वो यहाँ आते थे। On the other hand, influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे देश की चीज़ें हैं वही वर्ल्ड के दूसरे पार्ट तक पहुंची हैं। तो जो दूसरे कंट्रीज हैं उनसे हमने भी बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर, मतलब कि जो ग्रीस में मूर्ति बनाने का जो स्टाइल है वो हमने सीखा, वो हमने ग्रीस से सीखा। आर्किटेक्चरल स्टाइल, तो जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके वहाँ पे किस तरीके से बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं, जो वहाँ का स्टाइल है वो हमने इंडिया में लाया। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वर्ल्ड की हमने सीखी।